तक जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। किसान मेरे देश की आन बान शान है। भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है तो धारा 144 का उपयोग करती है। किसान का बेटा जब आंदोलित हो जाए, किसान का बेटा जब जायज मांगों पे अड़ जाए, तो सरकार ही नहीं, सरकार से बड़ी चट्टान भी हो उसका भी नामो निशान मिट जाता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है पुलिस के डंडों का प्रयोग करती है। और जब पंजाब अपना मस्तक उठा लिया है, सरकार को माननी पड़ेगी मांगे, क्योंकि हमारी मांग नाजायज नहीं है, हमारी मांग जायज है। जनता दिल्ली के दरवाजे पे चिल्ला रहा है कि आप हमारी मांग सुन ले प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप हमें पुलिस के डंडों से डराना चाहते हो, कभी खालिस्तानी कभी आतंकवादी कहते हो। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद हैं मनमोहन झा गाबा, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियों के लिए किसानों का ये आंदोलन मुश्किल होने वाला है और आगे की रणनीति किसान की क्या होगी, क्योंकि किसान आंदोलन में ये काफ़ी सक्रिय नज़र आए हैं, काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं, 9 महीने से किसानों के साथ खड़े रहे हैं। तो इनसे जानेंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि कल जो करनाल में महापंचायत हुआ, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, वहाँ पे 144 धारा लागू की गई है और ऐसे में मुमकिन है कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? कब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय किसान के नारों से। किसान मेरे देश की आन बान शान है। किसान क्या कह रहा है? उसके अधिकारी खुलेआम कहता है पुलिस से कि सर फोड़ दो, डंडे मारो, और उस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग को लेकर किसान करनाल में सचिवालय पे बैठा है। कह तो रहे थे कि वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, खुद मनमोहन सरकार ने भी ये कहा है वहाँ पे कि मनोहर सरकार ने कि हमने पहले उन्हें आश्वासन दिया था, हमने उन्हें कहा था कि आप इस बैरिकेड को क्रॉस ना करें, धारा 144 लागू है, अगर आप क्रॉस करते हैं तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल ये मनोहर लाल खट्टर जी की परेशानी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है तो धारा 144 का उपयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है पुलिस के डंडों का प्रयोग करती है। लेकिन ये कैसे भूल जाती है भारतीय जनता पार्टी कि अरे ये वो किसान है जो बंजर भूमि और कड़ी धूप और भरी बरसात में धरती का सीना चीरकर अनाज उपजाता है और अपने बेटे को सरहद पर भेजकर सीने पे गोली खाता है उसका बेटा, तब कहीं जाकर के हम हिंदुस्तानी सुरक्षित और चैन से अपने घरों में सो पाते हैं। और वैसे किसानों को ये पुलिस के डंडे और धारा 144 से डराना चाहते हैं। हद हो गई। जब उस वक्त में भगत सिंह नहीं डरे, बाल काल में भगत सिंह भी किसान के ही पुत्र थे। उनके पिताजी जब गन्ना बो रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि पिताजी ये क्या कर रहे हो? कहा कि बेटा एक गन्ना बोऊंगा तो कई गन्ने निकलेंगे। वो घर से भाग करके आए थे और बंदूक लाकर धरती में डाला था। कहा कि ये क्या कर रहे हो बेटा? कहा आपने ही तो कहा जब एक गन्ने से कई गन्ने निकल सकते हैं तो एक बंदूक से कई बंदूक निकल सकती है। तो किसान का बेटा जब आंदोलित हो जाए, किसान का बेटा जब जायज मांगों पे अड़ जाए, तो सरकार ही नहीं, सरकार से बड़ी चट्टान भी हो उसका भी नामो निशान मिट जाता है। इस सरकार को मानना होगा, नहीं मानेगा तो सरकार को जाना होगा। ये अभी आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि अब भारत बंद होने वाला है, एक करनाल में वहाँ पंचायत हो चुकी है कल, और मिनी सचिवालय पे जो है वो किसान धरना देकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मनोहर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी वो वहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए, किसान अपनी मांग पे जारी है। किसान नहीं चाहता है कि अराजकता का माहौल पनपे, क्योंकि ये वही सरकार है कि 22 तारीख तक हम किसानों से बात करता है जनवरी में, और 22 तारीख को 15 मिनट के लिए आता है आपका केंद्रीय कृषि मंत्री और ये कहता है कि चलो 26 की तैयारी आप करो, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये किसानों को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से 26 जनवरी को बदनाम करने का काम किया, जो सरकार हमारे राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षित नहीं रख सकता है, उस लाल किले पे पहुंचकर इस तरीके का कार्य हो जाता हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो आप इनसे उम्मीद क्या करेंगे? लेकिन मुट्ठी भर किसान कह रहे हैं उन्हें, हम कह रहे हैं मुट्ठी भर किसान हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। देखिए, किसान हो या आंदोलित व्यक्ति हो, कोई एक ही नेतृत्व करता है। और 1938 में भी
सबसे पहले अगर किसानों की आवाज़ को किसी ने बुलंद किया था तो वो पंजाब किया था। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर बहरों को सुनाने की धमाके की आवश्यकता होती है, ज्ञान अगर किसी ने दिया था तो वो पंजाब का ही पुत्र था, सरदार भगत सिंह जी। और आज फिर पंजाब अपना मस्तक उठाया, हिंदुस्तान का मस्तक है पंजाब। और जब पंजाब अपना मस्तक उठा लिया है, सरकार को माननी पड़ेगी मांगे, क्योंकि हमारी मांग नाजायज़ नहीं है, हमारी मांग जायज़ है। हम किस सरकार से यही कह रहे हैं कि हमें एमएसपी दे दो। जमाखोरी एमएसपी पे तो कह ही रहे हैं, एमएसपी तो कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। ये तो आदरणीय जी का भाषण ही है। भाइयों बहनों, एमएसपी था, है और रहेगा। अरे क्या था, क्या है, क्या रहेगा, ये भी तो डिफिनेशन दे दो हमें आप। आज तक आपने जो भी फिलॉसफी हमें दी, जो भी भाषण दिया, मन की बात तो आप करते हो और जन की बात सुनने में आपको जोर पड़ रहा है। जनता दिल्ली के दरवाजे पे चिल्ला रहा है कि आप हमारी मांग सुन ले प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप हमें पुलिस के डंडों से डराना चाहते हो, कभी खालिस्तानी कभी आतंकवादी कहते हो। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, आपको क्या लग रहा है किसान आंदोलन कितना प्रभाव डालने वाला है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, किसान हमारे देश का अन्नदाता है और किसान सरहद को भी सुरक्षित रखता है और प्रदेश को भी सुरक्षित रखेगा। क्योंकि वर्तमान में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सिर्फ उद्योगपतियों को प्रसन्न करना चाहते हैं। पूंजी, आखिर ऐसी क्या बाध्यता है? बार बार मैं पूछना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको उद्योगपतियों ने से ऐसा क्या कमज़ोर नस आपका पकड़ लिया उद्योगपतियों ने कि आप करोड़ों की मांग को ठुकराकर, आप सोचें कि अगर आज जमाखोरी पे कानून लागू नहीं होता है, जमाखोरी पे कानून लागू नहीं होता है, तो जो आटा आज हम 25 रुपये खरीद रहे हैं वो हमें 100 रुपये खरीदने पे बाध्य होना पड़ेगा। जितनी पार्टियां हैं अभी सभी ब्राह्मणों को रिझाने में लगी हुई हैं और उनके लिए सम्मेलन किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो वोट बैंक है ये बढ़ जाएगा बीजेपी और अन्य पार्टियों में? देखिए, ब्राह्मण हमेशा से देश की नीति, आर्थिक नीति और सुरक्षा नीति को मद्देनज़र रखते हुए अपने वोट को किया है। और जो वर्तमान में सरकार है, ब्राह्मण उसको देख रही है कि 50 रुपये का अनाज और 150 रुपये का थैला, कितना बड़ा है घोटाला। 50 रुपये का अनाज दे रही है, 150 रुपये का थैला, और गरीबी की मजाक किस तरीके से उड़ाया जा रहा है कि एक ही थैले को 10 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फोटो खींच करके डालने का काम कर रही है। अनाज तो दे रहे हैं ना, एहसान 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 हम अब तो वो चीनी मिल भी लगा रहे हैं। आप 100 रुपये का क्या योगी आदित्यनाथ चीनी मिल भी लगा क्या रहे हैं? आप हम हिंदुस्तानियों को भिखारी बना के रखना चाहते हैं? जिस तरीके से आप फक्कर बाबा हैं कि थैला है मेरे पास, लेके चले जाएंगे, जैसे अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चला गया थैला लेकर के, उसी तरीके से आप जाने की और हमारे देश को अराजकता के माहौल में चीनी मिल भी तो बना रहे हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी। जो है उसी को चालू करवा दे, बनने वाली बात तो अलग है, पहले जो है हमारा चीनी मिल उसे चालू करवा दे। ब्राह्मण ये देखता है कि प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, नहीं हुआ। नौजवान कर्जा माफ किया, काहे का कर्जा माफ़ किया है? कहीं 54 कहीं 58 और किसी को कुछ मिला नहीं है। कोई कर्ज माफ़ी नहीं है। हमारा ही पैसा हमें दे करके फिर हमें लूटने का काम ये सरकार कर रही है। डीएपी जो खाद का थैला 50 किलो का था, उसमें 5 किलो खाद भी चोरी कर ली, 1900 रुपये 2000 रुपये का कट्टा कर दिया उसे। तो हर जगह महंगाई तो बढ़ा दी। जो पेट्रोल डीजल की कीमतें आज आसमान छूती हुई है। सरसों का तेल किसानों से 50 रुपये खरीदा जाता है और वही अडानी की कंपनी जो सरसों तेल की कंपनी है वो हम हिंदुस्तानियों को, आम हिंदुस्तानियों को 200 रुपये में भी 1 नंबर सरसों तेल मुसैयर नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण इस बात को सोच करके ही मत करेंगे और हमें विश्वास है कि आने वाला समय, मतलब वोट बैंक बटेगा दोनों पार्टी, बीजेपी और अन्य पार्टियों में? बटेगा नहीं, ब्राह्मण तो त्राही त्राही कर रहा है इस सरकार। बीजेपी को वोट नहीं देगा? अगर वो ब्राह्मण है तो बीजेपी को वोट नहीं देगा। बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अब देखिए, ये तो वक्त बताएगा बीजेपी को वोट मिलेगा या नहीं, या सरकार या सत्ता में कौन आता है। हमारे साथ मौजूद थे मनमोहन झा गाबा, और इसी तरह से हम आपको उत्तर प्रदेश की जितनी भी इलेक्शंस हैं उसकी खबरें देते रहेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।